दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग क्लास 12 के लिए फिजिक्स का जो है चैप्टर का जो है संचार व्यवस्था का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम लोग जो है 2 से 3 नंबर जो है आपका कवर करवा देंगे क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है और डेली बाय डेली एक चैप्टर आपका जो है रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जो है क्या करना है, आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर को आप लोग जो है 1 से 2 बार आपको रिवीजन कर लेना है ऑब्जेक्टिव में, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम 100 से 150 क्वेश्चन को देखना है, इंपॉर्टेंट देखना है जो आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को तो लाइक करना है और शेयर करना है आपको दोस्तों के साथ, इतना आपको कर देना है। उसके बाद वीडियो को जो है शुरू से लेके अंत तक इस चैप्टर को आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर का। पहला क्वेश्चन है आपका 500 हर्ट्ज के श्रव्य आवृत्ति। क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से लिया गया है प्रीवियस ईयर्स में जितना भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 10 वर्षों से, उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप लोग रिवीजन करने के लिए जो है 5 से 10 मिनट आपको देना है इस चैप्टर में। तो पहला क्वेश्चन है आपका 500 हर्ट्ज के श्रव्य आवृत्ति के आयाम मंडलित तरंग के लिए उपयुक्त वाहक आवृत्ति होगा। तो 500 हर्ट्ज के श्रव्य आवृत्ति के आयाम मंडलित तरंग के लिए उपयुक्त वाहक आवृत्ति कितना होगा? 50 हर्ट्ज। कितना होगा? 50 हर्ट्ज। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वाहक रेडियो तरंग पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का क्या नाम है? वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो मॉड्यूलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है। रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण के लिए जो है सूचना और संकेत का क्या रूप होता है? एनालॉग सिग्नल के द्वारा जो है रेडियो और टेलीविजन में सूचना का संकेत होता है। एनालॉग सिग्नल के द्वारा जो है प्रसारण किया जाता है रेडियो और टेलीविजन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो आयन मंडल तरंगों का उपयोग किया जाता है लंबी दूरी तक प्रसारण के लिए। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप है। तो इलेक्ट्रॉनिक और फैक्स मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का कौन सा रूप है? डिजिटल सिग्नल के द्वारा जो है फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण के द्वारा जो है सूचना संकेत के रूप कौन सा है? डिजिटल सिग्नल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई लगभग 245 मीटर है। ये नॉमेरिकल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और 2019 के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पृथ्वी के किसी स्थान पर किसी टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई लगभग कितना है? 245 मीटर। जितनी अधिक दूरी पर इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह कितना है? 56 किलोमीटर ये टावर का क्या होगा? प्रसारण पहुंचेगा। इतना आपको याद रखना है। ये नॉमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है? तो टीवी प्रसारण के लिए 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। टीवी प्रसारण की आवृत्ति प्रास का कितना होता है? 30 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक, 300 मेगाहर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संचार व्यवस्था में रेडियो तरंग का प्रेषण किसके द्वारा होता है? तो संचार व्यवस्था में रेडियो तरंग का जो है प्रेषण जो है किसके द्वारा होता है? भू तरंगों द्वारा पहला है आपका, उसके बाद आकाश तरंगों द्वारा और आंतरिक तरंगों द्वारा। इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले, अगर भू तरंगे
द्वारा, उसके बाद अगर आपको आकाश तरंगों द्वारा, उसके बाद आंतरिक तरंगों द्वारा, उसके बाद ऑप्शन में मिल जाता है इनमें सभी, तो क्या लगाना है आपको? टिक। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संचार व्यवस्था में रेडियो तरंग जो है, तरंगों का प्रेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिया गया है। एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में आएगा। आयाम मंडुलेशन सूचकांक कितना होता है? 0 से 1 के बीच होता है। आयाम मंडुलेशन सूचकांक कितना होता है? 0 से लेकर 1 के बीच होता है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूतरंग के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति प्रास होता है, तो 500 किलो हर्ट्ज से कितना होता है? 1500 किलो हर्ट्ज के बीच। भूतरंग के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति प्रास कितना होता है? आपको याद रखना है क्योंकि ऐसा सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया है और आएगा। भूतरंग के प्रेषण में आवृत्ति प्रास कितना होता है? 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज के बीच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाश तरंगों द्वारा संचरण के लिए प्रयुक्त आवृत्ति कितनी होती है? तो 2 मेगा हर्ट्ज से कितना होता है? 20 मेगा हर्ट्ज के बीच। किसका? आकाश तरंगों का। किसका होता है? आकाश तरंगों का इतना होता है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्योम तरंग के उपयोग द्वारा क्षितिज के पार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्ति में कौन सी आवृत्ति उपयुक्त रहेगी? तो 100 गीगाहर्ट्ज होती है किसका? व्योम तरंग का आवृत्ति प्रास, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आकाश तरंग का संचार आधारित है। आकाश तरंग का जो है संचार किस पे आधारित है? तो आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर आधारित है। कौन सा? आकाश तरंग किसके द्वारा जो है संचार व्यवस्था जो होता है उसके किसके कारण? आयन मंडल द्वारा परावर्तन के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग उपयुक्त होता है? तो उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा होता है? सूक्ष्म तरंगे का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोंडुलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोंडुलन के विपरीत प्रक्रिया को विमोंडुलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई लगभग आपका 245 मीटर है। उसके बाद जितनी अधिकतम दूरी पर इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह कितना है आपका? 56 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी है? आपको बताना है पृथ्वी तल से भूस्थिर अर्थात उपग्रह सैटेलाइट की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी है? 35,930 किलोमीटर, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या हो जाएगा? प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोफोन द्वारा होता है, तो ध्वनि दाब का विद्युत वोल्ट या धारा में परिवर्तन क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन द्वारा होता है ध्वनि दाब का या विद्युत वोल्ट या धारा में परिवर्तन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियो या टेलीग्राफ द्वारा होता है, तो रेडियो या टेलीग्राम या टेलीग्राफ द्वारा क्या होता है? एक कोड द्वारा जानकारी प्रसारित की जाती है। रेडियो या टेलीग्राफ द्वारा क्या होता है? एक कोड द्वारा जानकारी प्रसारित की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियो तरंग का वेग होता है, तो 3 × 10⁻³ क्या होता है? 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संचार तंत्र का भाग नहीं है, तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा इनमें से जो है ऊर्जा संचार तंत्र का भाग नहीं है, आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयन मंडल का व्यवहार रेडियो तरंगों हेतु होता है, तो विरल माध्यम में होता है, इतना आपको याद रखना है। आयन मंडल का व्यवहार रेडियो तरंगों में किसके द्वारा होता है? विरल माध्यम के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परंतु नहीं होगा यहाँ, प्रकाश तंतु के लिए क्रांति कोण का मान लगभग कितना होता है? तो 77 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तंतु के लिए क्रांति कोण का मान कितना होता है? 77 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिजिटल संकेत में संभव है, डिजिटल संकेत में कितना संभव है? 0 से 1 के बीच संभव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है और आएगा, प्रकाशीय संचरण में
प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है? तो लेसर डायोड जो है प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में क्या काम करता है? लेसर डायोड जो है इस काम के लिए प्रयुक्त है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाशीय संचार आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है? तो 10⁻14 से 10⁻15 हर्ट्ज तक जो है प्रकाशीय संचार आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है। प्रकाशीय संचार आवृत्ति कितना होता है? 10⁻14 से 10⁻15 के बीच होता है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रव्य संकेत आवृत्ति परास कितना होता है? श्रव्य संकेत का आवृत्ति परास होता है 20 हर्ट्ज से 20 की क्या हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, उपग्रह संचार में सबसे अधिक चाल आने वाली अनुरूप मंडुलन तकनीक है? तो आवृत्ति मंडुलन का जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। उपग्रह संचार में सबसे अधिक चाल आने वाली अनुरूप मंडुलन तकनीक कौन सा है? आवृत्ति मंडुलन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंडुलन कितने प्रकार का होता है? ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मंडुलन 3 प्रकार का होता है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियो तरंगों का प्रसारण या रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है? तो आयनोस्फीयर के द्वारा जो है रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, या परावर्तन होगा या ये जो है प्रसारण होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आप लोग जो है मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्काई तरंग संचार आधारित है? तो आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर आधारित है। तो वीडियो को जो है लाइक करना है आपको और वीडियो को शेयर करना है। तो इतना ही क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट बना था, जो आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।